हमारे देश भारत में बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वो विदेश में घूमने जाएं, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं कुछ कारणों से। सबसे पहले कारण यह होता है कि विदेश जाने का सबसे बड़ा बजट होता है, और दूसरा कारण हो सकता है कि विदेश में आपकी भाषा की दिक्कत हो सकती है, और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो पासपोर्ट व वीजा की दिक्कत का है। लेकिन एक देश ऐसा है जहां पर आपको ना पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपकी कोई भाषा की दिक्कत होगी। यात्रा भी उतने ही पैसे में हो जाएगी जितना कि भारत में आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में आपका खर्चा होता है। ऐसे देशों की सूची में भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल शामिल है। नेपाल भारत की सीमा से सटा हुआ है। नेपाल का कल्चर भारत से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो छुट्टी मनाने के लिए दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, पार्टनर के साथ नेपाल एक बेस्ट जगह हो सकती है। नेपाल में घूमने के लिए बहुत सारी जगह अलग अलग हैं। कम खर्चे में नेपाल का टूर भी हो जाता है। क्या आपको नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में पता है? जैसे काठमांडू, पोखरा, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर। वहाँ आपको कैसे कैसे घूमना है, कैसे कैसे आपको वहाँ जाना है, कितना आपका समय लगेगा, कितना आपका खर्चा होने वाला है, घूमने का सही तरीका व सस्ता तरीका क्या होगा। अगर आपको सारी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नेपाल टूर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। 30 से 40 मिनट का ये वीडियो आपको पूरा नेपाल का टूर करा देगी। मात्र आप 4 दिन 3 रात में पूरा नेपाल घूम सकते हैं। वो कैसे, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो क्यों हमारे आने वाले इस प्रकार के वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नेपाल। नेपाल कोई शहर नहीं है, कोई राज्य नहीं है, बल्कि ये पूरा देश है। तो यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं। वो आपको कैसे घूमना है तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे ही। तो लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेपाल कैसे पहुंच जाएं। नेपाल घूमने के लिए सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन रहेगा, सबसे पहले आप काठमांडू पहुंच जाएं। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से काठमांडू की दूरी लगभग 1166 किलोमीटर के आसपास है। अब मैं आपको बता देता हूं कि काठमांडू कैसे पहुंचा जा सकता है। क्या है सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका काठमांडू पहुंचने का। मैं आपको सारे तरीका बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप काठमांडू पहुंच जाएं। सबसे पहले बात करते हैं हवाई जहाज की। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है काठमांडू तक। दिल्ली से 1.5 से 2 घंटा का समय लगता है और लगभग 4000 से 5000 रुपए का खर्चा आपको आता है, और बड़ी आसानी से आप 1.5 से 2 घंटे में काठमांडू पहुंच जाएंगे। चलिए ट्रेन की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट काठमांडू के लिए ट्रेन नहीं है। काठमांडू का नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो गोरखपुर यूपी में है, रक्सौल है बिहार में, और जयनगर भी है बिहार में। जो भी आपके शहर से नजदीक है तो वहां से आप काठमांडू जा सकते हैं। गोरखपुर से काठमांडू के बीच की दूरी 325 किलोमीटर है। आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। रक्सौल से काठमांडू की दूरी 142 किलोमीटर है, वो भी आपको बाय रोड जाना पड़ेगा। बिहार में एक छोटा सा शहर है जयनगर, वहाँ से काठमांडू की दूरी 260 किलोमीटर है। भारत से नेपाल के बीच में एक ट्रेन भी चलती है। भारत के बिहार के जयनगर से जनकपुर कोरथा नेपाल तक ये ट्रेन चलती है। ये एक लोकल डीमू ट्रेन है। मात्र आप इस ट्रेन से 35-36 किलोमीटर सफर तय करेंगे और आपको लगेंगे 2 घंटे। अगर हम किराए की बात करें तो जयनगर से कोरथा तक का जो किराया पड़ेगा आपका, जनरल क्लास में आपको 80 रुपए पड़ेगा और एसी में 450 रुपए। लेकिन आप डायरेक्ट काठमांडू तक नहीं जा सकते हैं, केवल आप कोरथा तक ट्रेन से जा सकते हैं। उसके बाद आपको बाय रोड ही तय करना होगा। जो हमको कोई अच्छा ऑप्शन नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि कोरथा से काठमांडू 222 किलोमीटर के आसपास है। यह सफर आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा या तो आप आ जाइए गोरखपुर या फिर आ जाइए आप रक्सौल। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट काठमांडू पहुंच जाएंगे। अगर आप ये सफर बाय रोड ही करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आप बाय रोड कैसे सफर कर सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं, या तो आप बस ले लीजिए, या फिर टैक्सी से ले लीजिए, या फिर अपनी स्वयं गाड़ी से आइए। अगर हम बस की बात करें तो दिल्ली से काठमांडू के लिए सीधे बस अवेलेबल है। इनकी ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाती है। 5-6 बसेस हैं, ज्यादा ही हैं, जो दिल्ली से काठमांडू के बीच में चलती हैं। कम से कम इन बसों का जो टिकट है वो 3000 के आसपास है। 27 से 28 घंटा लगता है दिल्ली से बस से काठमांडू जाने में। गोरखपुर से 1-2 बसें हैं काठमांडू तक डायरेक्ट जाने के लिए। गोरखपुर से काठमांडू पहुंचने के लिए
12 से 13 घंटा का समय लगभग लगता है। 2000 से 3000 रुपए के बीच में लगभग टिकट है, तो बस ही आपके लिए अच्छा सुविधा होगा। लेकिन आप गोरखपुर से टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। अगर अपने शहर से आप ट्रेन से गोरखपुर पहुंचते हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं और आप टैक्सी भी हायर करके जा सकते हैं। टैक्सी के भी क्या प्राइजेज होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। रक्सौल से बिहार की रोडवेज की बसें भी चलती हैं। लगभग 11 घंटे का सफर है और 600-700 रुपए का ऑर्डनरी टिकट है। ये बिहार रोडवेज की बसें हैं जो रक्सौल से चलती हैं डायरेक्ट काठमांडू तक। तो दोस्तों जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप जा सकते हैं। हालांकि आप ट्रेन से गोरखपुर या रक्सौल आ जाइए, ये एक आपका अच्छा ऑप्शन होगा और वहां से आप टैक्सी हायर कर लीजिए। टैक्सी के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप गोरखपुर से काठमांडू जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे 14,000 से 15,000 रुपए के बीच में चार्ज करेंगे। अगर आप रक्सौल से काठमांडू टैक्सी से जा रहे हैं तो आपको 7,000 रुपए से 8,000 रुपए के बीच में चार्ज करेंगे। अगर आप दिल्ली से काठमांडू डायरेक्ट टैक्सी से जा रहे हैं तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। तो आप ट्रेन से गोरखपुर आ जाइए, वहां से टैक्सी हायर कर लीजिए, या फिर आप दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू बस पकड़ लीजिए, या फिर आप बाई एरोप्लेन से काठमांडू पहुंच जाइए और आपको 2 से 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। दिल्ली के अलावा मुंबई से भी डायरेक्ट काठमांडू के लिए फ्लाइट है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं काठमांडू पहुंचने के लिए। हालांकि बहुत से लोग अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर भी आ जाते हैं और कुछ लोग बाइक लेकर भी आ जाते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन आपको कार व बाइक के लिए आपको परमिट बनवाना पड़ेगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप दिल्ली साइड से आप काठमांडू के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गोरखपुर आ जाइए, फिर आप गोरखपुर से काठमांडू निकल जाइए। गोरखपुर से 96 किलोमीटर दूरी पर आता है नेपाल इंडो बॉर्डर। सोनौली बॉर्डर के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं पर इंडो नेपाल बॉर्डर है जो आप देख रहे हैं गेट, जो ये शहर है वो सोनौली है और सामने जो आप गेट देख रहे हैं इसको पार करने के बाद हमारी नेपाल में एंट्री हो जाएगी। जब भी आप काठमांडू या नेपाल के अन्य स्थानों के लिए टूर का प्लान बनाएं तो आपने साथ आधार कार्ड जरूर रखें, क्योंकि यही आधार कार्ड है जो आपको नेपाल में घूमने में मदद करेगा। नेपाल में पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको आधार कार्ड दिखाना होगा और नेपाल जा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, अपनी कार लेकर आ रहे हैं, अपनी बाइक लेकर आ रहे हैं तो आपको उस गाड़ी का परमिट बनवाना पड़ेगा। पर्सनली आपको खुद का परमिट नहीं बनवाना पड़ेगा, आपको केवल गाड़ी का परमिट बनवाना पड़ेगा। अगर दोस्तों अपनी कार लेकर आ रहे हैं तो आपको 1 दिन का जो परमिट का चार्ज पड़ेगा 500 रुपया पड़ेगा और बाइक का पड़ेगा आपको 1 दिन का चार्ज 150 रुपया। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको नेपाल में कितने दिन रुकना है। मान लीजिए आप कार लेकर आए हैं और आपको 4 दिन रुकना है तो आपको 2,000 रुपए का परमिट बनवाना पड़ेगा। लेकिन आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलिए। अगर आपको नेपाल में 4 दिन रुकना है तो आप 5 दिन का परमिट बनवाइए। ऐसा करने से फायदा आपको ये होगा, अगर आपको 1 दिन वहाँ एक्स्ट्रा लग जाता है तो कोई वजह हो सकती है, अगर आपको मेडिकल इशू हो सकता है या लैंड स्लाइड हो जाता है, वेदर इशू हो जाता है, तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा तो आपके पास परमिट होगा। अगर आपके पास परमिट नहीं है और आप नेपाल में गाड़ी चला रहे हैं तो उस पर आपको भारी चालान हो सकता है। अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो परमिट को कोई आपको हेडेक नहीं रहेगा, वो टैक्सी वाला मैनेज करेगा। जैसे ही आप नेपाल इंडो बॉर्डर पार करेंगे, गेट के अंदर आएंगे, वैसे ही आपका मोबाइल का नेटवर्क चला जाएगा। इंडियन सिम वहां आपको काम नहीं करेगा। इसके लिए जैसे ही आप नेपाल बॉर्डर के अंदर घुसेंगे और जहां आपका परमिट बनता है तो वहां पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे जो आपको सिम अरेंज कर देंगे। 2 तरीके के सिम चलते हैं नेपाल में, एक है एनसेल और एक है नमस्ते। जो भी आपको सही लगे वो एक ले लीजिए। मैं नेपाल गया था तो मैंने एनसेल लिया था। इस एनसेल का जो मोबाइल सिम हमने लिया था वो 500 रुपए का पड़ा। 200 रुपए का सिम था, 200 रुपए का उसमें इंटरनेट था और 100 रुपए का हमने टॉक टाइम डलाया। इंडिया की तरह जैसे जियो की तरह आपको वहां भर भर के डेटा तो मिलता नहीं है। तो इस सिम की 7 दिन की वैलिडिटी थी, जो हमें 500 रुपए में पड़ा। इसमें 2 GB पर डे हिसाब से डाटा था और 100 रुपए बैलेंस था। अगर हम कॉल की बात करें, अगर इंडिया से नेपाली सिम में कोई अगर बात करता है तो 12 रुपए प्रति मिनट हिसाब से एक कॉल का दाम देना पड़ेगा। अगर आप नेपाली सिम से इंडिया में बात करते हैं इंडियन सिम पे तो 4 रुपए एक कॉल के आपके कटेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप नेपाल घूमने आ रहे हैं तो एक सिम जरूर ले लीजिए। आधार कार्ड दिखाकर आपको बॉर्डर पर ही ये सिम मिल जाएगा। इंडियन बॉर्डर पार करके नेपाल में पहुंचते ही आपको इंडियन करेंसी आप नेपाल में चेंज करा सकते हैं। उसके लिए वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे आपको एजेंट वहां मिल जाएंगे। इंडियन 1,000 रुपए के नेपाली में 1,600 रुपए मिल जाते हैं।
इतना फर्क होता है इंडिया और नेपाल में। हालांकि अब नेपाल में इंडिया की सभी करेंसी चलती है, जरूरी नहीं है कि आपको कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट काठमांडू पहुंच जाते हैं, उनके पास करेंसी नहीं होती है तो वो भी घूमते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कन्वर्ट कराइए। हाँ, अगर आप नेपाल आते हैं तो 1000 रुपए तो कन्वर्ट करा ही लीजिए। एक मेमोरी बन जाएगा तो आप उस नेपाली करेंसी को अपने साथ रख सकते हैं। तो ये होते हैं काठमांडू पहुंचने के सभी तरीके। जिस भी रास्ते हो, जिस भी शहर से हो आप, जो कोई आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप काठमांडू पहुंच सकते हैं। अब आपके पास नेपाली करेंसी भी, आपके पास नेपाली सिम भी है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो आपके पास परमिट भी है, तो आप पूरी तरह से तैयार हैं नेपाल घूमने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं काठमांडू हम पहुंच चुके हैं, वहां पर होटल हम कहाँ लें और कहाँ हम रुकें। काठमांडू में जो होटल चार्जेस हैं वो 800 रुपए से 1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं, जो 6000 से 7000 रुपए के बीच में जाते हैं। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेशन पे किस प्रकार का होटल ले रहे हैं। काठमांडू बहुत बड़ा शहर है। बात अब ये आती है कि हमें किस लोकेशन पर होटल लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया से जो भी व्यक्ति काठमांडू के लिए जाते हैं उनके ये नहीं पता होता है कि वहाँ कहाँ होटल लें, कहाँ वो घूमें। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। आप में से कितने लोग नेपाल घूम चुके हैं और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं आपको काठमांडू में वो लोकेशन बता देता हूँ जहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। आप चाहें तो रिंग रोड के आसपास होटल ले सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर पास में पड़ता है तो आप उसी के पास होटल ले सकते हैं। आप चाहें तो पशुपति रोड पर भी होटल ले सकते हैं। आप भुवनेश्वर मार्ग पर भी होटल ले सकते हैं। दक्षिणामूर्ति के आसपास भी आप होटल ले सकते हैं। सूर्य विक्रम ग्रह वाली रोड पर भी आप होटल ले सकते हैं। ये 5-6 रोडें हैं जहां पर आप होटल ले सकते हैं। कोशिश आप ये करिएगा पशुपतिनाथ मंदिर के चारों ओर किसी भी जगह पर आप होटल ले लीजिए। ऐसा करने पर आपको काठमांडू घूमने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। चलिए आप बात कर लेते हैं काठमांडू में हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको 10 पॉइंट जहाँ पर आपको जरूर घूमने जाना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहते तो यहाँ तक है कि केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद यहाँ पर पशुपतिनाथ धाम में दर्शन करना जरूर आना चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है। पशुपतिनाथ मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और 12 बजे तक खुला रहता है और शाम के 5 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। बीच में ब्रेक रहता है, उस समय दर्शन करने नहीं जाया जा सकता है। हालांकि मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, वो खुला रहता है। जो भी लोग नेपाल घूमने के लिए आते हैं वो काठमांडू में आकर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन सबसे पहले करने आते हैं, क्योंकि नेपाल आने के लिए जो सभी व्यक्तियों की सबसे पहली पसंद है पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करना। इस तरह से आप इस समय देख रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर के नजारे। यहाँ पर जबरदस्त भीड़ रहती है। मंदिर के अंदर सामने नंदी भगवान है और उसके सामने गर्भगृह है। अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं आपको इस मंदिर के बाहर से नजारे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भगवान शिव के पंचमुखी मूर्ति के दर्शन होते हैं। अगर आप शाम को आएंगे तो बागमती नदी के किनारे आरती का आयोजन किया जाता है। बागमती नदी उतनी ही पवित्र है नेपाल में जितनी गंगा जी भारत में पवित्र हैं। अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो शाम को यहाँ पर आप आ सकते हैं। मंदिर परिसर बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। भीड़ जबरदस्त रहती है यहाँ पर। सोमवार के दिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर आता है भक्तपुर दरबार देखने आप जा सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है भक्तपुर दरबार। भक्तपुर को कल्चरल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट आता है आप सांगा चले जाइए। काठमांडू से सांगा की दूरी 25 किलोमीटर है। भक्तपुर दरबार घूमने के बाद आप डायरेक्ट सांगा को ओर जा सकते हैं। सांगा में एक शिव मंदिर है। चौथा नंबर पर आता है शंभुनाथ टेम्पल आप देखने जा सकते हैं, जो काठमांडू सिटी में ही स्थित है। इसके अलावा श्री राम मंदिर देखने आप जा सकते हैं। छठे नंबर पर आप बुद्धनाथ स्तूपा देखने जा सकते हैं। 7वें नंबर पर है गार्डन ऑफ ड्रीम्स, यहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। थामिल आप यहाँ पर देखने के लिए जा सकते हैं। नेशनल म्यूजियम आप नेपाल भी देखने जा सकते हैं। सिटी सेंटर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो चंद्रागिरी हिल रोपवे भी आप जा सकते हैं। सिटी सेंटर से यह 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारे प्लेसेस आप कैसे कवर कर सकते हैं अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो। स्वयं की गाड़ी है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप परमिट करा कर आए हैं, कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो यहाँ पर आप लोकल सिटी बस से आप पूरा टूर कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी बुक करके ये प्लेसेस जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। अगर आप लोकल जाएंगे तो लगभग आपको 4000 रुपये टैक्सी लेंगे। अगर भक्तपुर जाएंगे तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे।
इस प्रकार से वो हर स्थान के लिए अलग अलग चार्ज करते रहते हैं। इस तरह से टैक्सी वाले आपसे 13 से 14 हजार रुपए लेंगे और जो हमने प्लेसेस बताए हैं वो पूरा आपको विजिट करा देंगे। चॉइस आपकी है, जैसे भी आपको साधन चाहिए उस साधन से आप ये प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग काठमांडू घूम चुके होंगे, तो आप अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा अनुभव नेपाल काठमांडू के साथ बहुत ही अच्छा रहा। बजट फ्रेंडली टूर है, बहुत ज्यादा खर्चा भी आपका नहीं होता है और इस तरह से एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाती है। इसके बाद हम आपको पोखरा लेकर चलूंगा। पोखरा की मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप कैसे पोखरा घूमने आ सकते हैं। पोखरा में आपको कहां कहां घूमने जाना चाहिए। पोखरा तो एक एडवेंचर शौकीन लोगों के लिए है। चलिए अब बात कर लेते हैं काठमांडू से पोखरा हमें कैसे आना है। काठमांडू से पोखरा के बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप पोखरा फ्लाइट से आना चाहते हैं, काठमांडू एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट कंपनियों की चलती हैं, बुद्धा एयरलाइन और यति एयरलाइन। अगर टिकट की बात करें तो काठमांडू टू पोखरा 26 रुपए है। अगर आप रिटर्न की टिकट साथ में बुक करते हैं तो आने जाने का किराया लगभग 5,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। 25 से 30 मिनट का समय लगेगा आपको काठमांडू से पोखरा पहुंचने में। पोखरा एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अगर आप बस से काठमांडू से पोखरा आना चाहते हैं तो बहुत बसेस के ऑप्शन हैं, जिसमें डीलक्स बस, सुपर डीलक्स बस और बहुत सी सुपर लग्जरी बसें अवेलेबल हैं। सुबह 6 बजे 6:30 बजे काठमांडू से बसें चलना शुरू हो जाती हैं। काठमांडू से 6:30 बजे जो बस चलती है वो पोखरा के 3 बजे के करीब पहुंच जाती है। ये सभी एसी बसें हैं। अगर हम टिकट की बारे में बात करें तो डीलक्स बस 1100 रुपए, सुपर डीलक्स बस 1200 रुपए और वीआईपी डीलक्स बस 1600 रुपए के बीच में आसपास किराया आपको पड़ेगा। ये सभी प्राइस मैं आपको नेपाली करेंसी में बता रहा हूँ। अगर आप इंडियन करेंसी में पेमेंट करते हैं तो काफी आपका किराया कम हो जाएगा। जो 1100 रुपए वाला टिकट है वो आपको 650-700 रुपए के बीच में पड़ जाएगा। उसी प्रकार से सुपर डीलक्स और वीआईपी डीलक्स में आपको पेमेंट करना होगा। इन बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। नेपाल गवर्नमेंट की बसें कुछ हैं जो आपको काठमांडू बस स्टॉप से मिल जाएंगी, तो इसमें किराया बहुत ही और भी कम रहता है, लेकिन ये सभी बसें ऑर्डिनरी बसें हैं। तो आप लग्जरी बस से जाइए और लग्जरी फीलिंग लेकर जाइए। काठमांडू में बहुत सारे प्लेसेज हैं जहां से आपको ये बसें पिक कर लेंगी। काठमांडू में 7-8 पॉइंट है जहां से आप ये बसें पिक कर लेंगे, जिसमें शौर कुलते, बाला जू, बनस्थली, स्वयंभू, सीतापुलिया, कालंकी, नायक कैप और थानकोट। इनमें से किसी भी स्थान से आप बस पिक कर सकते हैं। ये सभी बस आपको पोखरा के टूरिस्ट पार्क में ड्रॉप करेंगी। अगर आप चाहें तो काठमांडू से आप रेंटेड टैक्सी भी लेकर जा सकते हैं। अगर हम चार्जेस की बात करें तो 3-4 सीट वाली कारें जो हैं होती हैं वो आपको 12,000 रुपए के आसपास नेपाली करेंसी में चार्ज करेंगे। अगर आप 7 सीटर बोलेरो लेते हैं तो आपको 16,000 रुपए नेपाली करेंसी चार्ज करेंगे। 14 सीटर पोर्टेलर आपको चाहिए तो लगभग आपको 24,000 रुपए नेपाली चार्जेस करेंगे। अगर आप 35 सीटर बस लेते हैं तो आपको 42,000 रुपए नेपाली करेंसी में देना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको कुछ टैक्सी के चार्जेस बता दिया है। ये सभी मैंने जो चार्जेस बताए हैं वो नेपाली करेंसी में बताए। अगर आप इंडियन करेंसी में पे करेंगे तो आपको काफ़ी कम पड़ेगा। अगर अपनी गाड़ी लेकर आप काठमांडू आए हैं तो काठमांडू से अपनी गाड़ी लेकर पोखरा भी जा सकते हैं। अपनी गाड़ी का परमिट आपको बनाना पड़ता है, जो आपको काठमांडू आते समय नेपाल बॉर्डर पर ही आपने बनवा लिया होगा नेपाल घूमने के लिए, तो उससे आप पोखरा भी जा सकते हैं। काठमांडू से पोखरा का जो 200 किलोमीटर की दूरी है वो काफी प्राकृतिक सौंदर्यों से भरा रहता है। तो इस दूरी के बीच में आपको छोटे छोटे शहर और छोटे छोटे गांव भी आपको मिलते जाएंगे, जहां पर आपको खाने पीने की सुविधाएं भी मिल जाती हैं। 7-8 घंटे का ये सफर आपके मन में बस जाएगा। अगर आप काठमांडू से पोखरा अपनी गाड़ी से या फिर रेंटेड गाड़ी से आ रहे हैं, तो बीच में एक आपको पॉइंट मिलेगा मनकामना रोपवे पॉइंट, तो वहां पर आप रुक सकते हैं। वहां से आप मनकामना रोपवे का एंजॉय कर सकते हैं, जो नेपाल की सबसे बड़ी रोपवे राइड है। 525 रुपए का है अप एंड डाउन। ऊपर रोपवे जाने से आपको पड़ेगा एक मनकामना देवी का मंदिर, तो आपको वहां भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। चलिए पोखरा पहुंचने के बाद हमें स्टे कहाँ करना उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि पोखरा में होटल्स, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस भी अवेलेबल हैं। आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं अब बजट के अनुसार। सबसे सस्ते होटल की बात करें तो आप 600-700 रुपए देकर होटल्स में रुक सकते हैं। इसके बाद 7,000 रुपए, 8,000 रुपए और इससे भी अधिक कीमत में पोखरा में
रूम्स अवेलेबल हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि हमें होटल पोखरा में किस लोकेशन पर लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आप कहाँ कहाँ होटल ले सकते हैं पोखरा में, मैं आपको बता देता हूँ। आप सिद्धार्थ मार्ग में भी होटल ले सकते हैं। इस मार्ग में बहुत सारे आपको होटल अवेलेबल है, तो आपको यहाँ से एयरपोर्ट भी नजदीक पड़ेगा। आप डैम साइड रोड पर भी होटल से ले सकते हैं। आप फीवा लेक के पास भी होटल ले सकते हैं। पोखरा में बहुत सारी झील खूबसूरत है जिसका नाम है फीवा, तो इस लेक के आसपास भी आप होटल अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप 85 मार्ग पर भी होटल ले सकते हैं। जहां आपको अच्छा लगे उस मार्ग पर आप होटल ले लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कि हमें पोखरा में कहां कहां घूमने जाना चाहिए। तो पोखरा में घूमने के लायक बहुत सारे पॉइंट हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहां कहां पोखरा में घूमना जाना चाहिए। तो ये सभी स्थानों को कैसे घूम सकते हैं, आप अगर बसेस या टैक्सी से घूमना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप पोखरा में डेविस फॉल देखने के लिए जरूर जाइएगा। जो आप देख रहे हैं डेविस फॉल का एंट्री पॉइंट है। आसपास कुछ दुकानें भी हैं, तो आप खरीदारी करना चाहते हैं तो वहाँ भी खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ का एंट्री टिकट 100 रुपया है। आप डेविस फॉल के बहुत ही करीब नहीं जा सकते, वहाँ नहाने की भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि वहाँ नीचे जाने का रास्ता भी नहीं है, ऊंची ऊंची रेलिंग भी लगाई गई है, क्योंकि ये वाटरफॉल जो है बहुत ही खतरनाक है। यहाँ आप कुछ स्टैचू देख रहे होंगे, तो इनके साथ आप फोटो शूट भी करा सकते हैं। कुछ अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहता है, कुछ फनी भी। मैंने वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आप नेपाल में मैन्युफैक्चर वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो डेविस फॉल के सामने बिल्कुल आपको पड़ेगा गुप्तेश्वर महादेव का टेम्पल, तो वहाँ भी घूमने जाया जा सकता है। ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मंदिर के आसपास काफी मार्केट बना हुआ है, जहां पर अपनी मनपसंद वस्तुएं की खरीदारी भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मंदिर परिसर काफी बड़ा है, काफी अल्टीमेट, काफी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ एक गुफा भी है, तो उसके अंदर आपको जाने के लिए कैमरा ले जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैमरा अंदर ले जाना वर्जित है। इसके अलावा आप वर्ल्ड पीस पगोड़ा भी देखने जा सकते हैं। वर्ल्ड पीस पगोड़ा देखने के बाद आप शिवा टेम्पल घूमने भी जा सकते हैं। वहां जाने का रास्ता काफी अजीबोगरीब है। रास्ता कहीं कहीं पर टूटा फूटा है, लेकिन काफी एडवेंचरस है। पार्किंग के बाद आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी आपको पोखरा शहर का व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये मंदिर का मुख्य गेट है। इसमें नंदी महाराज की बड़ी सी मूर्ति है और सामने भगवान शिव विराजमान है। ये नजारा बहुत ही अद्भुत लगता है। मेरा मोबाइल का कैमरा इस खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर खुद आएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यहाँ के नज़ारे देखने के बाद। बहुत सारे शिवलिंग से इस मंदिर को सजाया गया है। मंदिर के चारों ओर बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की गई है। एक एक चीज यहाँ की बहुत ही यूनिक है। यहाँ से भी हम पोखरा का एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं। तो पोखरा का खूबसूरत स्थानों में से एक यह है शिवा टेम्पल। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे स्थानों को घूमने जा सकते हैं, जैसे भीमसेन टेम्पल, गोरखा मेमोरियल म्यूजियम भी देखने जा सकते हैं। आप बैट केव भी घूमने जा सकते हैं। आप महेंद्रा केव भी देखने जा सकते हैं। आप सती जॉर्ज भी देखने जा सकते हैं। इसके अलावा आप माउंटेन म्यूजियम भी देखने जा सकते हैं, जो पोखरा में सिटी सेंटर के पास मौजूद है। सारंगकोट भी आप जाइए, जहां पर आप सनराइज देख सकते हैं। उसके लिए आप नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में ही जाना पड़ेगा। कैसे सब इन स्थानों पर आप घूमने जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको पोखरा शहर के मेन पॉइंट विंध्यवासिनी टेम्पल लेकर चलता हूँ, जो कि सिटी सेंटर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर है। जो आप बाजार देख रहे हैं ये मंदिर के बाहर की मार्केट है। यहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर आपको मुख्य मंदिर तक पहुँच जाएंगे। जो आप खुला परिसर देख रहे हैं ये विंध्यवासिनी मंदिर का परिसर है। यहाँ पर 3 से 4 अलग अलग मंदिर हैं। उन सभी मंदिरों में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। नेपाल में इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। हालांकि जितने भी भारतीय टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं वे सभी लोग इस विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन सभी मंदिरों को घूमने के लिए आप कैसे जा सकते हैं। सस्ता तरीका क्या होगा इन सभी पॉइंटों को घूमने का। आप चाहे तो पोखरा का डे पैकेज बुक कर लीजिए। आप पोखरा आइए, किसी भी टूरिस्ट एजेंसी से बात कर लीजिए। आप उनसे बोलिए कि इन सभी साइट सीनों को हमको विजिट करना है, वे लोग आपको पैकेज बनाकर दे देंगे। जितने आपको हमने साइट बताए हैं ये सभी साइटों को कवर करने के लिए 4 सीटर कार का चार्ज इंडियन करेंसी में 6000 रुपए के आसपास पड़ेगा और नेपाली करेंसी में 10,000, और 7 सीटर बोलेरो का नेपाली करेंसी में आपको 15,000 रुपए पे करना पड़ेगा, और 14 सीटर
टेम्पो ट्रेवलर का नेपाली करेंसी में करीब 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा। इंडियन करेंसी में काफी आपका कम हो जाएगा। आप चाहे तो पूरा साइट सीन पैकेज बुक कर लीजिए। 8 से 9 घंटे का आपका समय लगेगा। एक दिन में आप ये सभी स्थानों को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंगली आप 2 दिन में कस्टमाइज भी करा सकते हैं, क्योंकि आप रिलैक्स होकर आराम से पूरा विजिट कर सकें। एक सस्ता तरीका और है जो इन्हीं सभी स्थानों का घूमने का, वो है वहाँ की टूरिस्ट बस। पोखरा सिटी टूर के लिए वहाँ बसेस भी अवेलेबल हैं, जो शेयरिंग बेसिस पे होता है, जिसमें एक व्यक्ति का करीब नेपाली करेंसी में 900 रुपए लगते हैं। वो आपको यहाँ के पॉपुलर प्लेसेस को विजिट कराएंगे, जिसमें डेविड फॉल, वर्ल्ड पीस पगोड़ा, मुक्तेश्वर के गुप्तेश्वर मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर और भी यहाँ के मुख्य प्लेसेस को विजिट कराते हैं। वे आपको 2-3 फेमस यहाँ के प्लेसेस को घुमाने वाले हैं। ये वाला ऑप्शन वही बहुत अच्छा होता है। बसेस सुबह 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती हैं और शाम के 4-5 बजे तक आपको घुमाकर ड्रॉप कर देंगी। तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा रहेगा कि बसेस के द्वारा आप पोखरा शहर घूम सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया है उसमें से किसी भी तरीके से आप पूरा पोखरा विजिट कर सकते हैं। बस के द्वारा सिटी आप टूर कर सकते हैं। अपनी निजी साधन से आप अगर लाए हैं उससे भी आप टूर कर सकते हैं। अगर पोखरा टूर से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न गूंज रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। पूरे नेपाल टूर से संबंधित कोई अगर आपके मन में प्रश्न गूंज रहा है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुबह के वक्त आप यहाँ पर फेवा लेक देखने आ सकते हैं। पोखरा में बहुत ही फेमस है फेवा लेक। ये नजारा फेवा लेक के किनारे का है। उसी किनारे पर हम मौजूद हूँ। ये फेवा लेक है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोटिंग के अलग अलग तरीके के ऑप्शन उपलब्ध है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ फेवा लेक बहुत ही खूबसूरत लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पोखरा के मेन सिटी के सेंटर में फेवा लेक स्थित है। ये नेपाल का सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर आप अपनी फोटो शूट करा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बार व डिस्को मौजूद है जहाँ पर लोग एंजॉय करने आते हैं। आप चाहे पोखरा टूर करने के बाद मुक्तिनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं, जो नेपाल के मुस्तान में स्थित है। पोखरा से लगभग 175 किलोमीटर दूरी पर स्थित। यहाँ पहुँचने में आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन ये टूर बड़ा ही एडवेंचरस टूर है। मुक्तिनाथ में आप भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। बहुत ही मान्यता है मुक्तिनाथ मंदिर की। आपको नेपाल में एहसास होगा कि आप लद्दाख में घूम रहे हैं। कुछ लोग माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का टूर भी करने जाते हैं, जो काठमांडू से ही शुरू होता है। ये बहुत एडवेंचरस टूर है। रियली ही इस टूर को कोई कर पाता है। इस टूर करने में 12 से 15 दिन लगते हैं, जिसे करने में ट्रैकिंग और हाइकिंग का सामना करना पड़ता है। अलग अलग चैलेंजेस इस टूर में फेस करने को मिलते हैं, क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का टूर करने जा रहे हैं। खर्चे की बात करें तो एक व्यक्ति का 40 से 45 हजार रुपए का बीच में खर्चा आता है इस माउंट एवरेस्ट बेस कैंप टूर करने के लिए। यह टूर काठमांडू से ही शुरू होता है और काठमांडू में ही खत्म होता है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल होने के कारण यहाँ का खान पान भी भारतीय जैसा मिलता है, लेकिन कुछ यहाँ के व्यंजन है जो भारत में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चाहे आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। उनमें से वहाँ की एक है सेल रोटी। इसके अलावा आप यहाँ पर नेपाल के मोमोज को भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बारा भी ट्राई कर सकते हैं, जो नेपाल का मशहूर नाश्ता है, जो चावल के आटे से इसे बनाया जाता है, जो पेन केक की तरह होता है। आप यहाँ आने पर थुक्पा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा यहाँ प्रसिद्ध है। अगर आप नेपाल आते हैं तो नेपाल की एक ऑथेंटिक वेज थाली भी आप प्रयोग जरूर करिएगा, जिसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां मौजूद रहती हैं। सब्जियां वही हैं जो भारत में मौजूद होती हैं, लेकिन इनका टेस्ट एक अजीब प्रकार का होता है। तो आप यहाँ की वेज थाली का उपयोग जरूर करिएगा। पूरे नेपाल टूर की अगर बात करें, अगर आप सुबह काठमांडू पहुँच जाते हैं तो आप एक दिन में पूरे काठमांडू के प्रसिद्ध मंदिरों को घूमने जा सकते हैं, और नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आप पोखरा के लिए निकल सकते हैं। नेक्स्ट डे आप पोखरा की ओर जाएंगे तो रास्ते में मनकामना मंदिर विजिट कर लेंगे, और शाम तक पोखरा पहुंचने के बाद आप नेक्स्ट डे पूरे पोखरा के सभी प्रसिद्ध प्लेसों को आप विजिट कर लेंगे। उसके बाद एक दिन और पोखरा के रुकने के बाद नेक्स्ट डे आप दूसरे प्लेसों को घूमने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप काठमांडू और पोखरा मात्र 4 दिन 3 रात में नेपाल टूर आपका हो जाएगा। इसके साथ अगर आप मुक्तिनाथ व
लुम्बिनी आप विजिट करना चाहते हैं तो आपको और भी दिन लग सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो यात्री नेपाल घूमने आते हैं वो काठमांडू व पोखरा ही घूमने आते हैं। अगर आप माउंट एवरेस्ट कैंप जाते हैं तो आपको 14 से 15 दिन और लग जाता है। चलिए नेपाल के मैं आपको पेट्रोल और डीजल के दाम भी बता देता हूँ। डीजल का प्राइस नेपाल में 164 रुपए 50 पैसे है और पेट्रोल का जो दाम है यहाँ 175 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। ये दाम जो आपको बता रहा हूँ वो आपको नेपाली करेंसी में बता रहा हूँ। तो इंडियन करेंसी में आपका पेट्रोल का दाम 109 रुपया लीटर है और 102 रुपया प्रति लीटर डीजल है। और यहाँ के पेट्रोल पंप भी भारत के तरह नहीं है, ये अलग प्रकार के हैं। बजट की बात करें तो आप बहुत ही कम दामों में ये पूरा नेपाल टूर आप कर सकते हैं। डिपेंड आप पर करेगा कि आप किस प्रकार का टूर करते हैं। बजट फैमिली टूर है नेपाल टूर। ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। हर हर महादेव।